गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू द प्रीलिम्स बूस्टर सेशन। आज का पहला टॉपिक है इंडियाज़ फॉरेक्स मैनेजमेंट डायलेमा। ये टॉपिक इकोनॉमी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो जैसे राइजिंग एक्सटर्नल सेक्टर प्रेशर्स आ रहे हैं इंडिया के ऊपर बिकॉज ऑफ वेस्ट एशिया कॉन्फ्लिक्ट, फॉरेक्स रिजर्व्स वीक हो रहे हैं, फॉरेन पोर्टफोलियो आउटफ्लोज हो रहे हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और आरबीआई जो है कुछ मेजर्स जो है वो कंसिडर कर रहे हैं कि कैसे फॉरेन कैपिटल इन्फ्लोज को अट्रैक्टिव बनाया जा सकता है। तो प्रपोजल्स एक ये भी है, बहुत सारे प्रपोजल में से एक ये भी प्रपोजल है कि जो विद होल्डिंग टैक्स है उसको या तो रिड्यूस किया जाए, उसे ख़त्म कर दिया जाए। जो लगता है किस पर, जो फॉरेन इन्वेस्टर्स जो इंटरेस्ट अर्न करते हैं इंडियन गवर्नमेंट बॉन्ड्स पर, तब वो जो है टीडीएस की तरह इस टैक्स को लगाया जाता है। तो ये डिबेट दिखा रही है कि इंडिया जो है ब्रॉडर चैलेंज फेस कर रहा है बैलेंस करने में एक्सचेंज रेट स्टेबिलिटी को, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व कंजर्वेशन को और इन्फ्लेशन मैनेजमेंट को। तो इंडिया की जो एक्सटर्नल सेक्टर है उस पर क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं या क्या फिर जो है वल्नरेबिलिटीज़ हैं। एक तो डिक्लाइन हो रहे हैं फॉरेक्स रिजर्व्स, एफपीआई का आउटफ्लोज हो रहा है, क्रूड ऑयल प्राइसेस राइज हो रहे हैं बिकॉज ऑफ वेस्ट एशिया कॉन्फ्लिक्ट, रुपी जो है वीकन हो रहा है अगेंस्ट यूएस डॉलर, हाई ग्लोबल इंटरेस्ट रेट्स हैं स्पेशली यूएस में। आरबीआई के जो फॉरेक्स रिजर्व्स हैं वो डिप्लीट हुए लगभग $38 बिलियन इन लास्ट 2 मंथ्स। तो गवर्नमेंट जो है वो कंजर्व करना चाहती है फॉरेक्स रिजर्व्स को, स्टेबलाइज करना चाहती है कैपिटल अकाउंट को, प्रिवेंट करना चाहती है एक्सेसिव रुपी डेप्रिसिएशन को। ठीक है, तो विद होल्डिंग टैक्स का क्या इसमें प्रपोजल है, क्यों उसको हटाने की बात की जा रही है, कम करने की बात की जा रही है। विद होल्डिंग टैक्स हम किसे कहते हैं? एक तरह से टीडीएस होता है। जो भी फॉरेन इन्वेस्टर्स इंडिया में गवर्नमेंट बॉन्ड्स पर जो इनकम अर्न करते हैं, जब वो उसे लेकर जाना चाहते हैं तो उस पर 20% जो है विद होल्डिंग टैक्स लगता है, टीडीएस की तरह ऑटोमेटिक कट हो जाता है। तो ये पहले 5% रेट होता था 2023 तक, इसको बाद में बढ़ाकर 20% किया गया। इंडिया का रेट कहा जाता है कि ग्लोबली सबसे हाई है। अब इन्वेस्टर्स जिनके साथ उन कंट्रीज़ के इन्वेस्टर्स जिनके साथ इंडिया का DTAA साइंड है, उनको थोड़ा कम रेट पे करना पड़ता है। इन्वेस्टर्स जिनके पास इंडियन टैक्स रेसिडेंसी सर्टिफिकेट्स नहीं है उनको हायर बर्डन पे करना पड़ता है। तो टैक्स जो है वो बेसिकली ग्रॉस इनकम पर लगता है, तो इसलिए जो है इसमें जो लॉसेज होते हैं उसे एडजस्ट नहीं किया जा सकता गेंस के साथ। तो इससे जो है इंडियन डेट मार्केट की अट्रैक्टिवनेस भी रिड्यूस हो जाती है। अब लोअर टैक्सेशन जो है उससे जो है पोस्ट टैक्स रिटर्न्स जो आते हैं फॉरेन इन्वेस्टर्स को वो कम हो जाते हैं। तो इसलिए जो ऑलरेडी जो है इंडिया की जो कॉम्पिटिटिवनेस है उसकी वजह वो जो है वो रिड्यूस हो रही है, डिमांड रिड्यूस हो रही है इंडियन गवर्नमेंट बॉन्ड्स की। अब पॉलिसी मेकर्स डिवाइडेड भी हैं। वो कह रहे हैं, एक सेक्शन ऑफ पॉलिसी मेकर्स कह रहे हैं कि अगर आप ये टैक्स कट्स भी कम कर दोगे तो उससे ऐसा नहीं है कि सिग्निफिकेंट इन्फ्लोज आने लगेंगे, क्योंकि आजकल जो ग्लोबल कंडीशंस हैं उसमें ऐसा पॉसिबल नहीं है। अब ये एक मेजर कंसर्न है कि यूएस के जो ट्रेजरी यील्ड हैं वो बहुत तेज़ी से बढ़ा हुआ है और उसकी वजह से जो अमेरिकन एसेट्स हैं वो ज़्यादा अट्रैक्टिव हैं, और वेस्ट एशिया कॉन्फ्लिक्ट की वजह से जो है इन्वेस्टर्स वैसे भी ग्लोबल रिस्क एवर्जन की तरफ मूव कर रहे हैं और ऑयल प्राइस वॉलेटिलिटी भी इसमें जो है वो कंट्रीब्यूट कर रही है। अब ऑफिशियल्स का ये भी कहना है कि फॉरेन इन्फ्लोज जो है वो एकदम से नहीं बढ़ेंगे चाहे हम टैक्स भी कट्स कर दें। ठीक है, तो अगर हम देखें गवर्नमेंट ने इंपोर्ट ड्यूटीज़ भी इंक्रीज़ की हैं गोल्ड पर, प्रेशियस मेटल्स पर। अब गोल्ड परचेजेस को रिड्यूस करने के लिए भी प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं। ऑफिशियल्स का कहना है कि इंडिया ने जो फ्यूल प्राइजेस हैं उसको बढ़ाने का जो अनाउंसमेंट है वो काफ़ी डिले कर दिया। इसकी वजह से फिस्कल प्रेशर बहुत ज़्यादा आ गया है। अब कंट्रोल्ड फ्यूल प्राइस इंक्रीज़ होना बहुत ज़रूरी था। गवर्नमेंट ने सिर्फ ₹3 भी जो है बढ़ाया है, इसको और बढ़ना बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज़ जो है अगर हम ग्लोबली हम देखें जो बाकी के कंट्रीज़ में हुआ है तो उनके हिसाब से हमने बहुत कम जो है वो रेट बढ़ाया, तो हमारे ऊपर जो है फिस्कल प्रेशर ज़्यादा गवर्नमेंट एब्जॉर्ब करी जा रही है। आरबीआई ने एक्टिवली इंटरवेन भी किया है फॉरेक्स मार्केट्स में स्टेबलाइज करने के लिए रुपी को। रुपी जो है वो 11% जो है वो नियरली वीकन हुआ है अगेंस्ट यूएस डॉलर ओवर द लास्ट ईयर। फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स ने $22.5 बिलियन विड्रॉ किए हैं इंडिया के फाइनेंशियल मार्केट से 2026 में अभी तक, और इसकी वजह से जो है प्रेशर इक्विटी मार्केट्स पर, बॉन्ड मार्केट्स पर और एक्सचेंज रेट स्टेबिलिटी पर आया है। 2013 में जब यूएस का फेडरल रिजर्व का टेपर टेंट्रम हुआ तो आरबीआई ने एक एफसीएनआरबी डिपॉजिट स्वैप विंडो ओपन करी सिर्फ 3 महीने के लिए, और इसी विंडो में सिर्फ जो है बैंक्स ने $26 बिलियन रेज कर लिए। तो गवर्नमेंट के जो फॉरेक्स रिजर्व्स हैं वो बूस्ट हो गए। लेकिन ऑफिशियल्स का कहना है कि ये स्पेशल फॉरेन डिपॉजिट मोबिलाइजेशन स्कीम जो गवर्नमेंट कंसिडर कर रही है ये इसी 2013 की जो है मूव की तरह है, लेकिन इसको रिजेक्ट किया जा रहा है क्योंकि अब ग्लोबल कंडीशंस और रिस्क वैसे नहीं है जैसे 2013 में थे। अब पॉजिटिव डेवलपमेंट्स भी हैं कुछ कि एफडीआई जो है उसमें इंप्रूवमेंट हुआ है। फरवरी 2026 में नेट एफडीआई इन्फ्लोज जो है वो $4.6 बिलियन था, और नेट एफडीआई इन्फ्लोज अगर हम पिछले फर्स्ट 11 मंथ्स में देखें पिछले साल के,
तो $6.27 बिलियन था। तो मतलब एक ही महीने में हमने पिछले साल की जो FDI है उससे ज़्यादा जो है वो इस बार इन्वाइट कर लिया है। तो एक तरह से लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस जो है इंडिया में बढ़ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं एडवांस ऑथराइजेशन स्कीम। ये टॉपिक भी इकोनॉमी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो रिसेंटली गवर्नमेंट ने लिमिट्स पुट कर दी हैं क्वांटिटी ऑफ गोल्ड जो इंपोर्ट किया जा सकता है अंडर एडवांस ऑथराइजेशन स्कीम। ये एडवांस ऑथराइजेशन स्कीम होती क्या है? ये ड्यूटी फ्री इंपोर्ट ऑफ इनपुट्स अलाउ करती है, जो अगर आप एक्सपोर्ट प्रोडक्ट में उसको इस्तेमाल करना चाहते हो तो इसमें आप चाहे पैकेजिंग मटेरियल हो, फ्यूल हो, ऑयल हो, कैटलिस्ट हो, जो भी कंज्यूम या यूटिलाइज़ किए जाते हैं, अगर आप कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स बना रहे हो जिनको आप फिर बाद में एक्सपोर्ट करोगे, उनको जो है फिर ड्यूटी फ्री इंपोर्ट्स आप कर सकते हो। अब इसमें ये जो है आपको इंश्योर करना होता है कि एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन है आपकी, कि आप इसलिए ही सिर्फ उसको इंपोर्ट कर रहे हो कि आप अपने प्रोडक्ट में वैल्यू एडिशन करके उसको आगे एक्सपोर्ट करोगे। उसकी एक कंडीशन है ये एडवांस ऑथराइजेशन की। अब ये मैन्युफैक्चरर एक्सपोर्टर्स जो होते हैं या मर्चेंट एक्सपोर्टर्स जो सपोर्टिंग मैन्युफैक्चरर्स के साथ टाइड हैं, उनको ही ये बेनिफिट्स मिलता है। ठीक है, 12 महीने के लिए एडवांस ऑथराइजेशन मिलती है और इसको DGFT जो है ओवरसी करता है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं प्रोजेक्ट गरुड़। टॉपिक साइंस एंड टेक के लिए इंपॉर्टेंट है। हैदराबाद बेस्ड जो है ध्रुव स्पेस है, उसको 105 करोड़ की फंडिंग जो है सिक्योर कर ली है उन्होंने रिसर्च डेवलपमेंट एंड इनोवेशन फंड के थ्रू प्रोजेक्ट गरुड़ को पावर करने के लिए, जो कि इंडिया के प्राइवेट सेक्टर सैटेलाइट कैपेबिलिटीज़ को एनहेंस करेगा। तो प्रोजेक्ट गरुड़ क्या है? एक फ्लैट पैक 500 kg क्लास सैटेलाइट प्लेटफॉर्म बनाना है इसमें, ताकि हाई वॉल्यूम मैन्युफैक्चरिंग हो सके। तो ये ब्रिज करेगा गैप जो हमारे स्मॉल एक्सपेरिमेंटल सैटेलाइट्स में और लार्जर ट्रेडिशनल सिस्टम्स में। इसको जो है टेलीकम्युनिकेशंस, नेशनल सिक्योरिटी, अर्थ ऑब्जर्वेशन या फिर डेटा ड्रिवन यूज़ केसेस में जो है वो बनाया जा सकता है, यूज़ किया जा सकता है। और अगर ऐसा मैन्युफैक्चरिंग रोड मैप बना तो लगभग 2 सैटेलाइट्स रोज़ की बना पाएंगे हम, और लगभग 500 से 600 सैटेलाइट्स जो हैं वो एनुअल हम बना पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं मेनिंगाइटिस। ये टॉपिक आपके सोशल इशूज़ के लिए इंपॉर्टेंट है। जो हेल्थ ऑफिशियल्स हैं इंग्लैंड के, वो स्क्रैम्बल कर रहे हैं कि वो कैसे एक न्यू मेनिंगाइटिस आउटब्रेक को रोक पाएँ। मेनिंगाइटिस मतलब क्या होता है? इन्फ्लेमेशन। तो बेसिकली जो मेम्ब्रेन्स जो आपके कवर करती हैं ब्रेन को या स्पाइनल कॉर्ड को, जब उसकी इन्फ्लेमेशन हो जाती है तो उसको मेनिंगाइटिस कहते हैं। तो ये डेडली भी हो सकता है, लॉन्ग टर्म हेल्थ इश्यूज़ भी हो सकते हैं इससे। जो बैक्टीरियल मेनिंगाइटिस होता है वो सबसे सीरियस टाइप ऑफ मेनिंगाइटिस होता है। अब वैसे तो ये अदरवाइज वायरसेस, फंजाई या फिर पैरासाइट से भी होता है, और जो बैक्टीरियल वाला है वो सिवियर लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन होती है और उससे कई जो है वो प्रॉब्लमेटिक सिचुएशंस आ सकती हैं। इन्फेक्शंस कैसे ट्रांसमिट होती हैं? स्नीजिंग या कफिंग से। ये एक मेडिकल इमरजेंसी होती है। और मेनिंगाइटिस जो बैक्टीरिया से होता है उसमें इमीडिएट एंटीबायोटिक ट्रीटमेंट शुरू करना पड़ता है। वैक्सीन जो है वो वैसे बेस्ट प्रोटेक्शन देते हैं कॉमन टाइप्स ऑफ बैक्टीरियल मेनिंगाइटिस में। ठीक है, जो वायरल मेनिंगाइटिस होता है वो अपने आप चला जाता है बिना किसी ट्रीटमेंट के। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं विदहोल्डिंग टैक्स। टॉपिक आपके इकोनॉमी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो गवर्नमेंट और RBI ने हमने जैसे अभी डिस्कस किया कि वो कट करना चाह रहे हैं विदहोल्डिंग टैक्स ऑन गवर्नमेंट बॉन्ड्स। ये टैक्स क्या होता है? बेसिकली जो डिडक्ट किया जाता है कुछ टाइप ऑफ इनकम्स में, जैसे वेजेस, डिविडेंड्स, इंटरेस्ट या रॉयल्टीज़ जो किसी रिसिपिएंट को दी जाती हैं। तो इसको आप TDS की तरह समझ लो, इसको रिटेंशन टैक्स भी कह सकते हैं। और ये तब एप्लीकेबल होता है जब कोई नॉन रेजिडेंट इंडिविजुअल इंडियन गवर्नमेंट बॉन्ड में इन्वेस्ट करते हैं, उसमें जब पैसा कमाता है तो उस पर जो है ये TDS की तरह लगाया जाता है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसे कलेक्ट करती है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं तुगलकाबाद फोर्ट। टॉपिक आर्ट एंड कल्चर के लिए इंपॉर्टेंट है। तो चाहे दिल्ली हाई कोर्ट या फिर कई बार सुप्रीम कोर्ट इसको मॉनिटर कर रहा है एनक्रोचर्स को निकालने के लिए, लेकिन हिस्टोरिक जो तुगलकाबाद फोर्ट है वो उसमें जो है ये प्रिजर्वेशन सही से नहीं हो पा रही है। अब तुगलकाबाद फोर्ट जो है लोकेटेड है साउथ दिल्ली में। इसको जो तुगलक डायनेस्टी के फाउंडर थे घियासुद्दीन तुगलक 1321 में उन्होंने इसको बनाया था। अब ये थर्ड हिस्टोरिक सिटी है। फोर्ट को बाद में अबैंडन कर दिया गया क्योंकि एक कर्स दिया गया था निज़ामुद्दीन औलिया द्वारा 1327 में। अब घियासुद्दीन तुगलक के जो सक्सेसर थे मोहम्मद तुगलक, उन्होंने उसमें कुछ स्मॉल फोर्ट्रेस जो है वो बनाया था अदीलाबाद में, साउथ ऑफ तुगलकाबाद में। ठीक है, नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं अगरवुड। ये टॉपिक इन्वायरमेंट के लिए इंपॉर्टेंट है। असम गवर्नमेंट ने अपना फर्स्ट लीगली अप्रूव्ड एक्सपोर्ट किया है अगरवुड चिप्स का सऊदी अरेबिया और UAE में। अगरवुड क्या है? इसको औद या फिर गहरू या फिर अगर भी कहते हैं। फास्ट ग्रोइंग सब ट्रॉपिकल फॉरेस्ट ट्री है ये, मेनली साउथ एशिया के हिमालयन फुटहिल्स में या साउथ ईस्ट एशिया में या रेन फॉरेस्ट ऑफ पपुआ न्यू गिनी में पाया जाता है। इंडिया में ये अगर आप देखें तो असम, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर में पाया जाता है। वन ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट वैल्यूएबल एरोमेटिक रॉ मटेरियल है, जिसको लग्जरी परफ्यूम्स, इंसेंस, कॉस्मेटिक्स या ट्रेडिशनल प्रोडक्ट्स में यूज़ किया जाता है, और ये क्रिटिकली एंडेंजर्ड है IUCN स्टेटस में। सो नाउ लेट अस सी ऑल दीज टॉपिक्स इन इंग्लिश।
So the first topic is India's forex management dilemma. This topic is important for our economy section. So due to rising external sector pressures, which are triggered by the ongoing West Asia conflict, weakening forex reserves and sustained foreign portfolio outflows, Government of India and RBI considering a certain series of measures to attract foreign capital inflows. One of the proposals is to reduce or perhaps even eliminate the withholding tax, which is basically a tax imposed on the interest that is earned by foreign investors who invest on Indian government bonds. So this debate is reflecting India's broader challenge of balancing exchange rate stability, foreign exchange reserve conservation, inflation management, and investor confidence in a volatile global environment. So why is India so much concerned? India is currently facing multiple external vulnerabilities like declining foreign exchange reserves, persistent FPI outflows, rising crude oil prices, weakening rupee, high global interest rates, especially in the US. So RBI's forex reserves have been depleted by nearly $38 billion in last 2 months. So the government aims to conserve forex reserves, stabilize the capital account, prevent excessive rupee depreciation, and therefore improve India's attractiveness for global investors. So what is withholding tax? It is the tax which is deducted at source on interest income earned by foreign investors from Indian government bonds. Currently, foreign investors pay around 20% of withholding tax. Earlier, a concessional rate of 5% was applicable until 2023. So India's rate of withholding tax is considered among the highest globally. Investors belonging to those countries from which India has double taxation avoidance agreements, they pay lower rates, and investors without an Indian tax residency certificates, they face higher burdens of tax. Tax is imposed on gross income, so therefore losses cannot be adjusted against gains, which reduces the attractiveness of Indian debt markets. Lower taxation could improve post-tax returns for foreign investors, and senior policymakers also believe that easing tax-related friction may improve India's competitiveness as vis-a-vis other emerging markets. But policymakers are divided as well. So a section of policymakers doubt whether tax cuts alone can attract significant inflows due to current global conditions. Why other major concerns are more prominent rather than just this withholding tax? Because US Treasury yield remains elevated, which makes American assets more attractive and reduce risk appetite for emerging markets. There is also ongoing West Asian conflict, which has increased global risk aversion and oil price volatility. Officials also fear that foreign inflows may not rise meaningfully even after tax cuts. Okay, so government has also increased import duties on gold, precious metals. Therefore, the Prime Minister is also asking people to reduce the gold purchases, avoid extravagant foreign travel, or use public transport or carpooling. Officials believe that India has delayed fuel price adjustments and austerity measures as compared to other economies, Asia Pacific economies. So this has led to worst fiscal pressures on the government. So a controlled fuel price increase should have been done earlier, and even though the recent increase has been done, but it is not proportionate to the losses that oil marketing companies are suffering, and this is ultimately going to transfer to the fiscal pressure. Okay. So RBI has also actively intervened in forex markets to stabilize the rupee. Rupee has weakened by about 11% against the US dollar over the last 1 year. FPIs withdrew about $22.5 billion from Indian financial markets in 2026 so far, which has amplified pressure on Indian equity markets, bond markets, and exchange rate stability. So when the rupee depreciated due to, in 2000, this situation is kind of similar to the 2023 taper tantrum of the US, when the RBI opened FCNRB accounts and banks raised about $26 billion, which helped them to boost the central bank's forex reserves. So officials are also considering introducing a similar scheme, but policymakers are saying that this similar scheme will not be able to yield maximum results because the global conditions have changed and there are risks which are very different from the 2013 scenario. But there are certain positive developments as well. Despite capital market volatility, FDI flows have shown improvement. February 2026 witnessed net FDI inflows of $4.6 billion. Net FDI inflows during the first 11 months of 2025-26 reached $6.27 billion. And if we compare it to February 2026, then we have achieved very good growth in FDIs, which suggests long-term investor confidence in India's structural growth. Okay.
So the next topic is advance authorization scheme. This topic is important for your economy section. So government has put limits on the quantity of gold which can be imported into the advance authorization scheme. So what is the scheme? This allows duty-free imports of inputs which are physically incorporated in an export product. In addition to this, any inputs, packaging material, fuel, oil and catalysts which are consumed or utilized in the process of production of export products, they are also allowed. So an export obligation is of course there. It is a precondition if you want to get advance authorization. So this advance authorization is issued to manufacturer exporters, basically those who are engaged in manufacturing of goods for exports. Also the merchant exporters who are tied to supporting manufacturers. Okay, so advance authorization is valid for 12 months and it is overseen by the DGFT. So the next topic is Project Garud. This topic is important for your science and tech section. Hyderabad-based Dhruva Space has recently secured 105 crore rupees funding under the Research, Development and Innovation Fund to power the Project Garud. So this project is focused on developing a flat pack 500 kg class satellite platform which is designed for scalable and high volume manufacturing. The aim is to bridge the gap between small experimental satellites and larger traditional systems. This satellite architecture is aimed at applications across telecommunications, national security, earth observation and emerging data-driven use cases. The manufacturing roadmap is designed to support production of up to 2 satellites per day, translating into an annual manufacturing capacity of nearly 500 to 600 satellites. So the next topic is meningitis. This topic is important for your social issues. Health officials in England are scrambling to stop a new meningitis outbreak. What is meningitis? It basically means inflammation or swelling. So basically what happens is that protective membranes which cover the brain and spinal cord, they get inflamed, and these membranes are called meninges. This meningitis can be deadly. It often results in serious long-term health issues. It can be caused by several species of bacteria, viruses, fungi, and parasites. It can also be caused by some certain injuries, cancers, or drugs. But bacterial meningitis is the most serious type of meningitis. It is a severe life-threatening condition which can often lead to long-term adverse health consequences. So meningitis is a medical emergency. It can vary in severity. The bacteria one is the which requires immediate antibiotic treatment. Vaccines offer the best protection against common types of bacterial meningitis, and viral meningitis usually goes away on its own without any need of treatment. So the next topic is withholding tax. This topic is important for our economy section. So government and RBI are considering to cut the withholding tax rate on government bonds, like we discussed earlier. Withholding tax is withheld or deducted from certain types of incomes like wages, dividends, interest, or royalties. It is basically similar to TDS. Okay, it is also known as retention tax. It is applicable on the case payments are made to non-resident individuals, and it is collected by the government of India. So the next topic is Tughlakabad Fort. This topic is important for our art and culture section. So despite being monitored by Delhi High Court and occasionally even by the Supreme Court, the work on survey to weed out encroachers and preserve the historic Tughlakabad Fort appears to be going around in circles. So what is Tughlakabad Fort? It is located in South Delhi. It was built by the founder of Tughlaq dynasty, Ghiyasuddin Tughlaq, in 1321. It is the third historic city, and this was later abandoned in 1327 because of a curse which was given by Nizamuddin Aulia. Ghiyasuddin's successor Muhammad Tughlaq added the small fortress of Adilabad on the hill of south south of Tughlakabad. So the next topic is agarwood. This topic is important for our environment section. Recently, Assam government has shipped first legally approved export of agarwood chips to Saudi Arabia and UAE. Agarwood is also known as kud, oud, or gaharu, or agar. It is a fast-growing subtropical forest tree. It is mainly found in South Asia's Himalayan foothills, throughout Southeast Asia, and into the rainforests of Papua New Guinea. It is one of the world's most valuable aromatic raw materials, which is widely used in luxury perfumes, incense, cosmetics, and traditional products. And in India, it is found in Assam, Tripura, Arunachal Pradesh, Nagaland, Mizoram, and Manipur. And if we look at its IUCN status, then it is critically endangered. Okay, so these were our topics for today. We'll meet next time with new topics. Until then, goodbye and take care.